हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग एक साथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। तो उससे पहले अपन बात करते हैं सबसे आगे सबसे बेहतर उत्कर्ष का बाल विकास हेतु प्रतिबद्ध एक अभिनव शैक्षणिक संस्थान श्री गोपेश्वर विद्यापीठ सेकेंडरी स्कूल गंगासेठ बीकानेर के लिए। तो इसमें एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। तो आज ही एडमिशन ले राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार पुरस्कृत शहर के सर्वोत्तम स्कूल श्री गोपेश्वर विद्यापीठ सेकेंडरी स्कूल। तो एडमिशन लेने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9875018980। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। अपन पहला टॉपिक है अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो अपन कोई भी चीज़ यूज़ में लेते हैं और यूज़ लेने के बाद वो हमारे लिए क्या नहीं रहती, उपयोगी नहीं रहती, तो उसी चीज़ को अपन अपशिष्ट कहते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं किसी भी प्रक्रम या फिर प्रक्रिया के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट कहलाते हैं। अर्थात अपन उस पदार्थ को भी कह सकते हैं जिसे अपन ने उपयोग में ले लिया है और अब हमारे लिए वो क्या है, अनुपयोगी है। तो जिसे अपन फेंक देते हैं तो वो भी एक टाइप से अपशिष्ट है। तो अपशिष्ट किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाला अनुपयोगी पदार्थ होता है, वो अपशिष्ट कहलाता है। अब अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसके क्या क्या कारण हैं ये देखते हैं। पहला है औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण और तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि। तो ये तीन मुख्य कारण हैं अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने की। फिर आता है क्वेश्चन अपशिष्ट के प्रकार। तो अपशिष्ट के प्रकार पहला है ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आ गए प्लास्टिक के खिलौने, कपड़ा, डिब्बे, कागज़, रबड़। तो सभी जो ठोस चीज़ें होती है वो ठोस अपशिष्ट में। द्रव अपशिष्ट रसोईघर, होटल, फैक्ट्रियों आदि से निकलने वाला जो लिक्विड पदार्थ होता है वो हो गया। गैसीय अपशिष्ट फैक्ट्रियों व कारखानों से निकलने वाली जो विषैली गैस होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इस प्रकार की गैसें। तो इस प्रकार अपशिष्ट के प्रकार है वो भौतिक आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब अपन बात करते हैं अपघटन क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट। तो अपघटन क्रियाओं के आधार पर अपशिष्टों को दो भागों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में। तो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे घरेलू जैविक कचरा हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गए और जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट हो गए। फिर आता है अजैव निम्नीकरणीय। तो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता वे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, धातु के टुकड़े आदि। तो अब अपन इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसके द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा अपघटित होता है। यह अपघटित पानी, ऑक्सीजन, सूर्य की किरणें, अम्ल वर्षा, बैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्मजीव व आँखों से दिखने वाले सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है। ये सब अपशिष्ट को सरल यौगिक में बदल देते हैं तथा ये सब मिट्टी में घुल जाते हैं तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं तथा मिट्टी का ही भाग बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि आप लोग कुछ छिलके मिट्टी में गिराते हो तो कुछ दिनों, कुछ महीने में वे वहाँ से गायब हो जाते हैं। अर्थात वे सभी एक सरल यौगिक में बदलकर मिट्टी में घुल जाते हैं और मिट्टी का ही भाग बन जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है वो सरल यौगिक में बदलकर मिट्टी का ही भाग बन जाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो मिट्टी को इस प्रकार ये सब उपजाऊ बनाते हैं। अब अपन देखते हैं अपघटित होने में लगने वाला समय। तो अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनको अपघटित होने में अलग अलग समय लगता है। तो कुछ को सप्ताह लग जाते हैं, कुछ को महीने लग जाते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको साल लग जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है वो पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का सबसे अच्छा उदाहरण रसोई का अपशिष्ट हो गया। तो अब अपन आगे देखते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में, कुछ इसके उदाहरण देखते हैं।
पहला हो गया रसोई में बने भोजन का अपशिष्ट, खाद, सीवेज वाटर, पेपर वेस्ट, बुच्चड़ खाना। अब अपन देखते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के कुछ उपयोग। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अनेक उपयोग है, जिसमें से पहला उपयोग है खाद बनाने में। तो इसका उपयोग खाद बनाने में भी किया जाता है। फिर इसके अलावा इसका उपयोग बायोगैस बनाने में भी किया जाता है। तो बायोगैस होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है, जिसमें मीथेन 50 से 75% तक होती है। तथा बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जिसमें सामान्य ईंधन के रूप में हो गया, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हो गया, खाना बनाने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के कुछ उपयोग। अब अपन देखते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में। तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट या तो अपघटित नहीं होता है या फिर इसे अपघटित होने में कुछ साल लग जाते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है और ना ये किसी के साथ घुलता है। तो अजैव निम्नीकरणीय को अपघटित होने में अधिक समय लगता है और ये कैसा भी मौसम हो उसमें किसी के साथ भी उससे प्रभावित नहीं होता, चाहे आर्द्रता, ताप, दाब कुछ भी हो, ये उससे अपघटित नहीं होता। ये एनवायरनमेंट मतलब प्रकृति में कुछ भी सहयोग नहीं करता है। अजैव निम्नीकरणीय कचरा क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हमारी पृथ्वी के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक है तथा इसे अपघटित होने में हजारों साल लग जाते हैं। तो प्लास्टिक जब अपघटित होता है तो ये कुछ विषैले रसायन हवा और मिट्टी में मुक्त करता है, जो हवा, पानी व मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। इसलिए जो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है वो हमारे लिए हानिकारक है तथा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट अपघटित न होकर सिर्फ कचरा क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये सिर्फ कचरा क्षेत्र को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें इनका पुनर्चक्रण करना चाहिए तथा हम जो वेस्ट प्लास्टिक होते हैं उसका रिसाइकल करके, अर्थात जो रिसाइकल सेंटर होता है उस पर रिसाइकल करके उससे अपन नई वस्तुएं बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के कुछ उदाहरण। पहला है एल्यूमिनियम कैन, कांच की सामग्री, प्लास्टिक की वस्तुएं, कुछ धात्विक पदार्थ और प्लास्टिक बोतल। तो इस प्रकार हमने देखा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को। हाँ, तो वीडियो में देखने के बाद आप जल्दी से अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में अंतर स्पष्ट करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर है ठोस और गैसीय अपशिष्ट के एक एक उदाहरण दो। फिर है अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार ये टाइप कर रहा है उसी प्रकार आप भी अपने आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब अपन के पास आते हैं अपशिष्ट के स्रोत। तो अपशिष्ट के स्रोत होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं लगभग, जिसमें से पहला है घरेलू, दूसरा है नगरपालिका, तीसरा उद्योग एवं खनन, चौथा है कृषि और पांचवा है चिकित्सा क्षेत्र। तो ये सारे के सारे अपशिष्ट के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये देखते हैं अपन कैसे करते हैं। पहले आता है घरेलू स्रोत। तो घरेलू स्रोत से धूल मिट्टी, कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जियों और फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, ये सारे आते हैं। तो यदा कदा हमारे घर में जो समारोह और पार्टियां होती है तो इनसे इनकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सभी के सभी अपन क्या कर देते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं। तो घर से बाहर फेंक देते हैं, वहाँ ये सड़ जाते हैं और सड़ने से अनेक रोगाणु उत्पन्न होते हैं, जो प्रदूषण तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ हमारे लिए रोग भी साथ में उत्पन्न करते हैं। तो हमें इनको घर से बाहर नहीं डाल के डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये थे घरेलू स्रोत। अब अपन देखते हैं नगरपालिका या फिर शहरी ठोस अपशिष्ट के बारे में। तो नगरपालिका जो अपशिष्ट होता है इसका तात्पर्य नगर में इकट्ठा जो संपूर्ण कूड़ा करकट होता है और गंदगी होती है उससे है।
इसकी जो मात्रा होती है वो नगर की जनसंख्या और उसका कितना विस्तार है उस पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार भारत के 45 बड़े नगरों से कुल मिलाकर लगभग प्रतिदिन 50,000 टन नगरपालिका अपशिष्ट निकलता है। देखो 45 बड़े नगरों से कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग कितना 50,000 टन होता है वो नगरपालिका अपशिष्ट निकलता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका अपशिष्ट में देखो कौन कौन से अपशिष्ट आते हैं। मलमूत्र, मृत जानवरों के अवशेष हो गए, मकानों के तोड़ने से निकलने वाला पदार्थ हो गया, बाजारों और सड़कों से इकट्ठी गंदगी हो गई, वर्कशॉप से फेंके गए पदार्थ हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपशिष्ट को अधिक नहीं फैलाना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये था नगरपालिका शहरी ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है इसे। अब अपन आगे देखते हैं उद्योग एवं खनन कार्य। तो उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों के अपशिष्ट बाहर ही फेंके जाते हैं, जिनमें से मुख्य है धातु के टुकड़े हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गए, ज्वलनशील पदार्थ हो गए, विषैले पदार्थ हो गए, तेलीय पदार्थ हो गए, अम्लीय और क्षारीय पदार्थ और राख हो गए। तो इधर साइड है उद्योग के प्रकार, इधर अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं। तो ये एक रूप से इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो सातों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं औषधि निर्माण उद्योग के बारे में। तो औषधि निर्माण उद्योग से सूक्ष्म जीव और कार्बनिक रसायन अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जिनके लक्षण होते हैं ये निलंबित होते हैं और गुलित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कपड़ा उद्योग के बारे में। कपड़ा उद्योग से रेशा और व्यर्थ का कपड़ा होता है वो अपशिष्ट के रूप में निकलता है, और इसमें लक्षण क्या है, क्षारीय होते हैं और निलंबित पदार्थ होते हैं। फिर आगे आपका रासायनिक उद्योग, कच्चा माल, मध्यक और अंतिम उत्पाद हो गया। इससे विषैले, अम्लीय, क्षारीय और ज्वलनशील बाकी उद्योग की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के लक्षण होते हैं इस प्रकार के अपशिष्ट में। फिर आते हैं पेट्रोलियम उद्योग के। तो शोध रसायन अपशिष्ट हो गए, तेलीय और अम्लीय प्रकृति के हो सकते हैं। फिर आ गए उर्वरक उद्योग, इसमें आमंग के रूप में ठोस अपशिष्ट होते हैं, कैल्शियम और कैल्शियम सिलिकेट के रूप में। तापीय ऊर्जा संयंत्र, इससे राख होती है, राख में सिलिकेट, लोह ऑक्साइड और अधजले कार्बन होते हैं। फिर हो गया रबड़ और रबड़ उत्पाद, रबड़ उत्पाद से रबड़ अपशिष्ट हो गया, जैसे क्लोराइड और रबड़ आचूर्ण। तो इस प्रकार उद्योग और खनन कार्य से अनेक प्रकार के अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। अब अपन देखते हैं कृषि। तो कृषि के उपरांत जो बचा हुआ भूसा होता है, घास फूस होती है, पत्तियाँ होती है, वो सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं या फिर इधर उधर फैला दिए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या आती है, फिर बारिश आती है, बारिश आने के कारण वो सड़ने लगते हैं, और सड़ने लगने के कारण वो जैविक क्रिया करके प्रदूषण का कारण बनते हैं। इस प्रकार कृषि भी अपशिष्ट उत्पन्न करने में सहायक है। अब आता है चिकित्सा क्षेत्र। तो चिकित्सा क्षेत्र से कांच और प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सिरिंज, रक्त, मांस के टुकड़े और रंग आदि इस प्रकार के अनेक अपशिष्ट है वो उत्पन्न होते हैं। तो अब अपन देखते हैं जो चिकित्सीय डस्टबिन होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चिकित्सीय डस्टबिन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा पीला, चौथा काला और एक सफ़ेद भी होता है। ये अपन वीडियो के द्वारा समझते हैं कि इनमें क्या क्या यूज़ किया जाता है इनका। तो चलिए वीडियो के द्वारा देखते हैं। बताओ तो, हॉस्पिटल में कितने तरह का कचरा होता है? हाँ? हॉस्पिटल में 4 तरह का कचरा होता है सरदार। मैं हूँ वाइट यानी कि उजला, निडल, सुई, शार्प, कुछ भी हो नुकीला, सब ऐसा वाइट का ही है झमेला। बहुत अच्छे। आईवी नली, प्लास्टिक, थैली थैला, सब लाल में ही है धकेला। ओह क्या भूले, क्या गलती हुई। सिरिंज बिना सुई। क्या बोले भाई, मैं हूँ पीला, प से पीला, प से पट्टी। नहीं, अपुन ऐसे बोलेगा, टिश्यू कटेला फटेला, खून से सनेला, पुरानी दवाई का हो झमेला, या केमिकल का लोचा, इसका उपाय सोचा तभी तो पीला लगाया। समझे मेरे भाया? समझे? हाँ हाँ।
अब आई मेरी बारी। अच्छे से कर लो जांच, नीले में हो शीशा और कांच। समझे? शाबाश। हाँ? अब तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार, दरअसल हम इस बिरादरी में नहीं हूं ना, पर हम काले हैं दिल वाले हैं, म्यूनिसिपैलिटी का जनरल वेस्ट ले जाने वाले हैं। सरदार, अब समझे आप, या अभी भी मन में है कोई डाउट? तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो के बाद अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण बात। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत के जो नगर है वहाँ पे राख, मिश्रित पदार्थ और कार्बन, इनके रूप में लगभग 90% कूड़ा करकट जो होता है वो उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो विकसित देश हो गए, जैसे कि अमेरिका के बारे में बात कर ले, तो वहाँ पे 42% जो कागज़ और गत्ते की वस्तुएं होती है, 24% धातु के पदार्थ होते हैं और 12% होते हैं वो अपशिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं कूड़े करकट के रूप में। तो ये थी एक महत्वपूर्ण बात। अब अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वातावरण में अपशिष्ट अनेकों स्रोतों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, तो उन स्रोतों के आपको नाम बताने हैं सिर्फ। फिर पांचवा है, चिकित्सक के डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो भाई जल्दी से बताओ, आपने वीडियो में भी देखा। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, नगर पालिका और कृषि अपशिष्ट के दो उदाहरण दीजिए। तो इसकी तरह सोचिए मत बिल्कुल भी। यदि आप सोचने की कोशिश करें तो वीडियो को वापस जाके एक बार और देखिए, अदरवाइज जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए अपना आंसर। अब अपन देखते हैं, अरे भाई डर मत मुझसे, मैं ही हूँ, अपशिष्ट नहीं हूँ। तो अब अपन देखते हैं अपशिष्ट से होने वाले नुकसान। तो ये तो बेचारा अपशिष्ट से डरता है, तो अपन को भी डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि अपशिष्ट से देखो कितने सारे नुकसान होते हैं। अपशिष्ट अनियमित तरीके से फैलाया गया है या फेंका गया है तो वो किसी भी प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित करता ही है। आप लोग देखते हो घर के आसपास कूड़ा करकट फेंक देते हैं, जिससे बदबू होती है वो पूरे इलाके में फैल जाती है, उसका जो सौंदर्य होता है वो खराब तो होता ही है। कुछ अपशिष्ट अनेक हानिकारक सूक्ष्मजीव और कीटों को आकर्षित करते हैं, जिनसे संक्रामक रोगों के फैलने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। फिर कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अपघटन क्रिया के दौरान मीथेन, CO2 जैसी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करते हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती है। और इधर उधर जो फैला जैव चिकित्सीय अपशिष्ट होता है, जैसे दूषित रुई, पट्टी, सिरिंज, ट्यूब, कांच और प्लास्टिक की बोतलें हो गई, इनसे अनेक बीमारियां हो सकती है। जैसे कोई सुई है, उसका इस्तेमाल किसी एड्स पीड़ित के लिए किया गया और उसी सुई को बाहर फेंक दिया गया और फिर वहीं सुई के चुभ गई है किसी व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो सकता है। इसलिए हमें अपशिष्ट से अच्छी तरह निपटना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं प्लास्टिक से होने वाले नुकसान। तो प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान होते हैं? प्लास्टिक से जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है। प्लास्टिक से भूगर्भीय जल स्रोत है वो दूषित हो रहे हैं। प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहने से खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गर्भवती महिलाओं के शिशु का विकास रुक जाता है। घरों के आगे नालियों में पॉलीथीन की थैलियों को फेंकने पर जो जल का बहाव है वो भी रुक जाता है, जिससे उसमें कई प्रकार के रोगकारक सूक्ष्मजीव और उनके जो वाहक कीट होते हैं वो पनपने लगते हैं, जैसे मलेरिया हो गया। और कचरे में जो फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ हैं वो कई बार जानवरों के द्वारा खा ली जाती है, जो उनके पेट और आंतों में फंस जाती है, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु तक भी हो जाती है। और प्लास्टिक में एक बिस्फेनॉल नामक रसायन का उपयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर में मधुमेह और लीवर जो एंजाइम होता है उसको असंतुलित करता है। तो बिस्फेनॉल नामक एंजाइम रसायन होता है। अब अपन देखते हैं पॉलीथीन जलाने से कौन कौन सी गैसें हैं वो उत्पन्न होती है। तो पॉलीथीन जलाने से CO2 और CO नामक गैसें उत्पन्न होती है। CO2 मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और CO मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिस प्रकार ये पृथ्वी का हाल हो रहा है वो इन्हीं गैसों की वजह से हो जाता है। तो इसलिए हमें अपशिष्ट से अच्छी तरह निपटना चाहिए। अब अपन देखते हैं नालियों में जल के रुकने से होने वाले रोग। तो नालियों में जल के रुकने से टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, डायरिया और हैजा नामक रोग होते हैं। और आप मलेरिया के मच्छर को चित्र में देख ही पा रहे हैं।
अब अपन देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मुख्य है, फिर है मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। तो बच्चों जल्दी से जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनका कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अपशिष्ट से होने वाले कोई 2 नुकसान, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए और नालियों में जल के रुकने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जिस प्रकार ये भाई साहब कह रहे हैं वैसे ही कमेंट कीजिए जल्दी से। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 है वो जल्दी आएगा, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके साथ साथ जो बेल आइकन दिया गया है उस पर भी आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।